नमस्कार दोस्तों। तो हम भारत के संविधान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, क्या हुआ, तो इसके संबंध में पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। कंपनी के आने से लेकर 1858 तक के जितने भी कानून थे भारत में, उसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम 1858 से शुरुआत कर रहे हैं। ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक चला था, उसके संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम कैसे आएगा? तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, उसके बाद इस कानून को लाया गया। वो इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियाँ जो थीं वो किसको पास चली गई? ब्रिटिश राजशाही को चली गई। इससे पहले कौन शासन कर रहा था? कंपनी शासन कर रही थी 1858 के अधिनियम से पहले। इसके बाद अब डायरेक्ट ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश क्राउन इस शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें समाप्त कर दिया गया था। टोटली एबुलस गवर्नर क्षेत्रों और राज्य संबंधी शक्तियां किसके पास पहुंच गई? ब्रिटिश राजशाही के पास पहुंच गई हैं। तो 1857 की क्रांति के कारण कंपनी शासन का अंत हुआ। प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत राज सचिव का पद बना दिया गया और 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अब गवर्नर जनरल की जगह अब कौन आ चुके हैं? अब वायसराय आ चुके हैं। इनको क्राउन का प्रतिनिधि माना जाता था। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता चालू हो गई है। आईसीएस बनने लगे हैं। अब वही सारा सा गवर्नमेंट चलाएंगे। भारत सचिव जो था परिषद की सलाह मानने को बाध्य था वित्त सेवाओं पे, और भारत सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया। तो इसके तहत क्या हुआ? देखा ना आपने कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल साहब जो पहले हुआ करते थे, उनका पदनाम भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब इनको भारत का वायसराय कहा जाएगा। वायसराय क्या होगा? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब बात आती है कि इसके तहत प्रथम वायसराय कौन थे अपने भारत का? गवर्नर जनरल कौन देखा था आपने? विलियम बेंटिंग। अब यहाँ बात आ रही है कि भारत का वायसराय कौन है प्रथम। तो इसके तहत इन्होंने बनाया किसको? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन के आए। इस अधिनियम ने क्या किया? एक तो नियंत्रण बोर्ड जो था और निदेशक कोड जो थे ना, दो, उनको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? भारत में शासन की जो दो प्रणाली थी ना, वो समाप्त कर दी गई। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ करते थे ना, उनको समाप्त कर दिया गया इसमें। तो उसकी जगह क्या किया इन्होंने? एक नया पद और बना दिया था, राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो था उसका सृजन कर दिया गया था, जिसमें कि पूरा ब्रिटिश भारत जो था ना, भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण कौन करेगा? यही करेंगे साहब, राज सचिव साहब। आज भी अपने सचिव जो रहते हैं, मुख्य सचिव, वही तो करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो राज सचिव थे वही सारा संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति ने थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य होता था। मतलब ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। तो अंततः क्या होगा कि संसद के प्रति उत्तरदायी भी रहेगा। ब्रिटिश में जो संसद है, मनमर्जी थोड़ी कर सकते हैं यार। बाकी संसद में बैठे हो आप, बाकी कैबिनेट के सदस्य हो, तो उसके प्रति उत्तरदायी भी रहोगे। तो अभी भी जैसे अपने मुख्य सचिव होते हैं ना भारत के, भारत सचिव की सहायता के लिए भी तो कुछ आदमी चाहिएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि भैया इनको 15 सदस्य दे दो। तो 15 सदस्यीय परिषद का उन्होंने गठन कर दिया भारत सचिव की सहायता के लिए, जो क्या करती थी? एक सलाहकार समिति थी, और जो उनके अध्यक्ष होते थे भारत सचिव, उनको सलाह देती थी भैया कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं करो तो मत करो। तो इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा कर सकते थे। भाई ये तो क्या, इसको निगमित निकाय बोल दिया कि आप चाहो तो भारत हो और इंग्लैंड में कहीं भी किसी पे भी मुकदमा कर सकते हो, और आप पे भी कोई मुकदमा कर सकता है।
तो बात आती है कि 1858 के कानून का उद्देश्य क्या था भाई। इसका उद्देश्य था कि प्रशासनिक मशीनरी में कुछ सुधार किए जाएं, जिसके माध्यम से जो इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण उसका नियंत्रण किया जा सके। भाई इंग्लैंड के द्वारा भी इसका अपन नियंत्रण कर सकते हैं। भारत में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी ना, तो उसमें तो कोई इन्होंने विशेष परिवर्तन नहीं किया था, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था, है ना। कितनी चीज़ें देखी आप कि डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला गया शासन, भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भाई 1857 की क्रांति ने जब कंपनी की असंतोषजनक नीतियों को जारी कर दिया तो बढ़िया था, ब्रिटिशों ने बोला तो ये तो बढ़िया मौका है, कंपनी को हटा दिया जाए। तो सीधा कंपनी को हटा के सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव थे ना, उनको ही इसका शासन चलाना था। उनको शासन चलाने में सहायता देने के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन कर दिया गया। भारत में शासन से संबंधित सभी कानून कार्रवाइयों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। वायसराय जो था वो क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। सिविल सेवा में नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की चालू कर दी गई। अखिल भारतीय सेवाएं जो थी ना तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। अठारह का अपन ने देख लिया। फिर आता है इसके बाद 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम आए। 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। भाई नहीं तो ये कभी भी हम पे आंदोलन कर सकते हैं। तो इनको क्या लगने लगा ब्रिटिशर्स को कि भारत में अगर शासन चलाना है ना तो भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। और इस सहयोग नीति के तहत ही ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब इन्होंने क्या किया भाई, 1861 में ले आए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा इनने कानून बनाने की प्रक्रिया जो होती थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत कर दी कि भाई अब अपन जो भी कानून बनाएंगे उसमें कुछ भारतीयों को भी ले लो। तो इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में अब ये नामांकित कर सकते थे। कुछ गैर सरकारी सदस्य जो थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में वायसराय नामांकित कर सकते थे। इस तरीके से इनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। और इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ था। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अभी जैसे अपन अध्यादेश निकालते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति 1861 के अधिनियम में दी गई थी। अब पहले जैसे केंद्रीकरण हुआ था ना, तो 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, जिसमें बम्बई और मद्रास को कुछ थोड़े थोड़े इन्होंने विधायी अधिकार दे दिए थे। तो क्या क्या देखा आपने? एक कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत 1861 के अधिनियम द्वारा हो गई है। इस प्रकार वायसराय साहब जो थे उन्होंने कहा कि जो विस्तारित परिषद है उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को भी नामांकित करने लगे। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। लॉर्ड कैनिंग साहब थे ना उस समय वायसराय, तो उन्होंने 1862 में एक तो बनारस के राजा साहब थे, एक पटियाला के महाराजा साहब थे, एक सर दिनकर राव थे। इनको विधान परिषद में इन्होंने मनोनीत कर लिया था। और दूसरी बात थी कि भैया पहली बार इसमें विकेंद्रीकरण की दोबारा से शुरुआत हो गई है। इन्होंने कहा कि अब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को भी कुछ अधिकार दे दो, सारे अधिकार अपने पास ही क्यों केंद्रीकृत रखो। तो उनको पुनः शक्तियाँ दे के कुछ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। इस प्रकार जैसे अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट में आई थी ना, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपन ने देखी थी, तो उसकी
1773 के द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को इसमें उलट दिया गया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पहुंची थी ना, उसको इन्होंने उलट दिया है। और इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। जो प्रांतों को 1937 में स्वायत्तता हासिल हुई थी ना, उसकी शुरुआत तो 1861 में ही कर दी है ना इन्होंने। भाई अपन ने देखा इसके बाद क्या होगा कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब हैं, इनमें क्रमशः 1862 में तो बंगाल में, फिर 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 से प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी इसमें मान्यता दे दी इन्होंने। तो भाई पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे वायसराय की परिषद है तो उसमें जितने सदस्य होंगे भैया, सदस्य होते थे ना वायसराय की परिषद में, जैसे कि उसको मनोनीत करता था ये, तो उसमें से एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। जैसे आज अपने मंत्री नहीं होते यार, उस तरीके का प्रोग्राम था कि भैया एक को जो भी वायसराय की परिषद में जो भी सदस्य हैं उनको एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बना दो, तथा उसे क्या अधिकार होता था कि भैया इस विभाग में जो भी काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार उसको था। और जो अभी हम अध्यादेश देखते हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स कभी कभी अध्यादेश जारी कर देते हैं ना, तो वो इसकी शुरुआत भी 1861 में हुई थी भैया। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया था। जैसे अभी संसद नहीं चलती है ना, तो राष्ट्रपति और या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर देते हैं तो वो उस समय से चालू हो गया था। मतलब वायसराय जो थे वो आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के भी अध्यादेश जारी कर सकते थे। लेकिन उस अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? मात्र 6 माह होती थी। तो ये हमने देख लिया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम देखा। इसमें मेन थी विभागीय प्रणाली की शुरुआत, अध्यादेश निकालने की शक्ति और विकेंद्रीकरण की शुरुआत, गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की प्रोसेस। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भाई अब 1892 का अधिनियम आप ले आए हो तो इसके तहत क्या क्या काम करना पड़ेगा? तो इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी इन्होंने। तो जो भी गैर सरकारी सदस्य होते थे ना, भारतीयों को ये लेने लगे थे। 1892 के अधिनियम के द्वारा इन्होंने कहा कि उनकी थोड़ी और संख्या बढ़ा दो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दो। हालांकि बहुमत अपना ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या भरोसा हिंदुस्तानी होगा। तो बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ाई। फिर इन्होंने कहा कि भैया इसमें विधान परिषदों के कार्य में थोड़ी वृद्धि कर दो। अब बजट पे जो भी अब बहस करने और कालपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उनको क्या कर दिया? बजट पे बहस कर सकते हो आप और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकते हो, उसके लिए अधिकृत कर दिया। और इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। तो जब जो केंद्रीय विधान परिषद बन गई थी और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे ना, तो उसमें ये चाहे वायसराय के भैया इसमें कुछ कर दो। आज भी अपन जैसे राष्ट्रपति नामांकन करते हैं तो उस समय भी वायसराय को शक्तियों का प्रावधान था। तो सोचो, सारी चीज़ें तो हम वहीं से ले रहे हैं संविधान में। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी, है ना। ये हमने देख लिया इसमें। तो गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर क्या हुआ? सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति पर लागू की गई। भाई कोई सिफारिश कर रहा है तो उसके आधार पर इसको कर दो। अब बात आता है कि बजट पे विचार विमर्श का अधिकार किसमें दिया? तो 1892 के भारतीय शासन अधिनियम में दिया एवं इसमें कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार भी दे दिया था। लेकिन क्या था कि इस अधिनियम में कुछ विसंगतियां थीं, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की जम के आलोचना की।
इसमें क्या माना गया कि भैया स्थानीय निकायों के चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। वो तो नाम मात्र का इन्होंने स्थानीय निकायों से ले लेते, बाकी तो वही बनाते थे। इसमें क्या था कि विधानमंडल को बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त थीं, जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था। अब इसमें कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया था, जबकि बहुत ज़्यादा, अब जैसे मुंबई में 2 स्थानीय यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए, जबकि भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं दिए गए। ऐसी कुछ इसकी डिस्पैरिटी थी। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्लिमेंटो सुधार। तो उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे भैया। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। भारत के राज सचिव कौन थे? मार्ले। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय थे। तो 1909 का जो अधिनियम आ रहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि भैया इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद में संख्या कितनी होती थी? पहले 16, तो इन्होंने बढ़ा के कर दी 60। और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। अब केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। मतलब आप चाहें तो प्रांतीय जो भी हैं परिषद हैं उनमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनके। फिर जो इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो कुछ समस्याएं थी उनको भी निराकरण किया इन्होंने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों को दायरा बढ़ा दिया भैया, कि आप और भी चीज़ों पर चर्चा कर लो। उदाहरण के तौर पे आप अनुपूरक प्रश्न पूछ लो, बजट पे संकल्प रख दो। यही तो तुमको समस्याएं थी ना भारतीयों को, इससे राष्ट्रवादियों को। उन्होंने कहा ये भी ले लो। तो इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो भैया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी अपने थे, वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। लेकिन सबसे अधिक इसको जाना जाता है 1909 के अधिनियम को किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मतलब इसमें क्या कहा गया था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो भैया इस प्रकार इस अधिनियम ने क्या कर दिया? सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है ना। इस समय कुछ और घटनाएं भी हुई थी। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो लॉर्ड मिंटो से मिला। भाई उसी समय क्या हो रही है? मुस्लिम लीग का जन्म हो रहा है। आपने देखा मुस्लिम लीग का जन्म कहाँ हुआ था? ढाका में, आगा खां के नेतृत्व में। तो फिर इन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि भैया मुसलमानों को तो पृथक निर्वाचन प्रणाली दे सुविधा मिलना चाहिए। द्वितीय मांग थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए थे। तो इन्होंने इसमें दे दिया, इन्होंने इसमें अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करते हुए उनमें कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। तो मेन क्यों जाना जाता है? सबसे मेन तो ये पूछा जाता है कि प्रथम बार मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 1909 के अधिनियम में किया गया। अब नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 तो और भी बड़ा वाला अधिनियम था यार। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनका उद्देश्य क्या है भाई? उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। जब भी तो भैया कुछ बढ़ाते जा रहे हैं ना, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया जो 1921 में लागू हुआ।
है ना। मतलब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1917 में कहा, घोषित किया कि भैया हमारा उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो इसी क्रम में इन्होंने 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया, जो जाके 1921 में लागू हुआ था। अब इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, इस अधिनियम को कहा जाता है। अब इस अधिनियम में क्या कर दिया इन्होंने? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी। मतलब एक तो आरक्षित रहेंगे, एक हस्ताक्षरित। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की इन्होंने सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। जैसे अभी होती है ना 3 सूची यार, प्रांतीय सूची, विधान सूची और समानांतर सूची जो रहती हैं अभी, उस समय भी जारी कर दी थी इन्होंने। इन्होंने कहा कि भैया देख लो, प्रांतीय सूचियों की विषय बना लो आप। तो उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची अलग अलग बना ली और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को इन्होंने कम कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया आप केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषय पर विधान बताने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। सरकार का ढांचा हालांकि केंद्रीकृत ही था और एकात्मक था, आज की तरह, है ना। इन्होंने क्या किया कि प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त कर दिया इन्होंने। एक तो थे हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित। प्रांतीय विषयों को इन्होंने आरक्षित और हस्तांतरित 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो अब ये क्या होते हैं, आप ये पूछोगे ना, ये क्या होते हैं? तो हस्तांतरित विषयों पे तो कौन, गवर्नर का शासन होता था। इस कारण वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। किसकी सहायता लेता था? जो मंत्री थे ना, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनकी सहायता लेता था। और दूसरी ओर होते थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कालपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। मतलब आरक्षित विषय जो हैं वो तो आप विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और हस्तांतरित विषय जो मंत्रियों की सहायता से आप जिन विषयों पर डिसीजन ले रहे हो वो उत्तरदायी है। तो शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया है। मतलब हालांकि ये काफ़ी हद तक असफल रही थी, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, ये द्वैध शासन को स्थापित किया था। और इसमें पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी भैया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। एक तो होगा आपका राज्यसभा और दूसरा होगा लोकसभा का गठन इसमें किया गया था। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। और इसके अनुसार क्या था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य जो होते थे ना, उनमें से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया इन्होंने। प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या इन्होंने 70% तक कर दी। ओके। अब इनमें जो सांप्रदायिक आदर था इसमें और बढ़ा दिया इन्होंने। 1909 में तो ये लाए थे, केवल मुस्लिमों के लिए आए थे, पर इन्होंने सिखों, 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी इन्होंने पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब इसमें इन्होंने मताधिकार भी दे दिया लोगों को। लेकिन क्या किया इन्होंने, संपत्ति है आपके पास, कर देते हो आप, शिक्षा हो, उसके आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार इसमें प्रदान किया गया था। और इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। अभी जैसे अपने उच्चायुक्त होते हैं ना, उस समय भारत के उच्चायुक्त होते थे, लंदन में जाते थे वो। और अब जब भारत सचिव द्वारा कुछ काम किए जा रहे थे, उनको उच्चायुक्त को इन्होंने दे दिया। एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया 1926 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया। सबसे पहले अपना यूपीएससी कब बना? 1926 में बना भैया। केंद्रीय लोक सेवा के नाम से जाना जाता था पहले इसको। इन्होंने लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया, है ना।
फिर इन्होंने पहली बार क्या किया कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। अब आप अपना बजट अलग चलाओ और केंद्र अपना अलग चलाएगा। और राज्य विधानसभाओं को कह दिया कि भाई आप अपना बजट स्वयं बना सकते हो। और एक इन्होंने वैधानिक आयोग का भी गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग आएगा ना। अब सबसे लास्ट में अपना बच रहा है भारत शासन अधिनियम, है ना। इसके बीच में साइमन आयोग आता है, सांप्रदायिक अवार्ड आता है, वो तो फिर राजनीतिक घटनाएं हैं। नेक्स्ट अपन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भारत शासन अधिनियम। हमारा संविधान मेनली यही है, भारत शासन अधिनियम। हम बोलते भले कुछ भी हो कि इसने बनाया उसने बनाया, सब कुछ अंग्रेजों ने ही बनाया है। सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया। हमारी सारी संस्थाएं, हमारे सारे कानून, हमारी सारी व्यवस्थाएं, क्रेडिट कोई भी लेता रहे। भारत शासन अधिनियम 1935 आया और यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ये बहुत बड़ा लंबा दस्तावेज था भैया। इसमें 321 तो धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। सोच रहे हो आप, संविधान बनने के बाद भी इतने ही थे, लगभग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो सोचो ना आप, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बन गया ना। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थीं? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, है ना। तो इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी कि भैया आपका एक अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें राज्य और देशी रियासतें मिलकर एक इकाई की तरह मानी जाएंगी। और इन्होंने 3 सूचियां ही बना ली, एक संघीय सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी, जो हमारे संविधान में अभी भी है कि नहीं। तो इनके आधार पर इन्होंने शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया था और अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी थी। अभी भी हमारी अपशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि भैया देशी रियासतों ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये व्यवस्था कभी चालू हो ही नहीं पाई थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। जो द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी ना प्रांतों में इन्होंने स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया। भाई राज्यों में कह दिया इन्होंने कि अपने दायरे में रह के स्वायत्त तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी कर दी, यानी गवर्नर जनरल जो थे अब वो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्री जो थे ना, उनकी सलाह पे काम करना आवश्यक हो गया। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। भाई अच्छी व्यवस्था थी ना ये, तो अभी के संसद जैसी व्यवस्था थी अपनी, जो स्टेट की विधान परिषद रहती हैं। जैसे राज्यपाल है ना, मंत्रियों की सहायता या सीएम के अनुसार ही तो काम करते हैं। तो उसमें भी क्या कहा था कि गवर्नर जनरल को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी जो मंत्री होंगे उनकी सलाह पे काम करेंगे। और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी, लेकिन 1939 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें एक बात आती है कि भैया इन्होंने प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का इन्होंने शुभारंभ कर दिया था। अब जो संघीय विषय होते थे ना, संघीय विषयों को इन्होंने क्या किया कि भैया आरक्षित और हस्तांतरित में इन्होंने कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित, है ना। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अब आते हैं इस अधिनियम में इन्होंने एक न्यायालय, संघीय न्यायालय की भी स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल को लंदन प्राप्त थी। मतलब इन्होंने एक संघीय न्यायालय बनाया था, वो सभी फैसले सुनता था, जैसे आज अपना सुप्रीम कोर्ट होता है प्रांतों और रियासतों के सभी। लेकिन इसमें अंतिम शक्ति किसको देती थी? जैसे अभी राष्ट्रपति को रहती है ना कुछ मामलों में, ऐसे उस समय शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया था। भारतीय शासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी इन्होंने। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया तथा बर्मा को भारत से
अलग कर दिया। 1935 के द्वारा ही तो किया था बर्मा को भारत से अलग। पहले बर्मा भी भारत में ही, भारत का ही हिस्सा था। वो पहले कितने 11 राज्य होते थे अपने, तो इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ कर दी, मतलब 2 सदन हो जाएंगे। जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। तो अभी भी उतना ही चल रहा है, समझ लो आप। अभी भी 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है। और इसने दलित जातियां थीं, जैसे महिलाएं थीं, मजदूर थीं, उनके लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जो विस्तार इन्होंने कर दिया। और 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, उसमें भारत परिषद थी, है ना, लेकिन इसमें भारत परिषद इन्होंने समाप्त कर दी। और इसने मताधिकार का विस्तार भी कर दिया। भैया पहले कुछ लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया गया था ना, लेकिन अब क्या हो गया, लगभग 10% जनसंख्या मत दे सकती है। और इसी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी इन्होंने। भारतीय मुद्रा और साख पे नियंत्रण के लिए कोई बैंक भी तो होना चाहिए, जो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी। और इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की। कितनी चीज़ें बना दी इसने भारत शासन। लगभग अपन ये देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सब मेन तो थे ना पार्ट इन्होंने बना दिए। पहली बार इसमें बोला गया है कि भारतीय एक संघ होगा, राज्यों और रियासतों का संघ होगा, लेकिन रियासतें माने नहीं, तो उन्होंने हटा दिया कि भैया चलो ठीक है, ये लागू नहीं हो पाया। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, आज का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, यानी संघीय न्यायालय बनाया। उसमें 1 न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जो रियासतों और प्रांतों के फैसले सुन करते थे। तीसरा, इन्होंने भैया कि मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए एक बैंक भी चाहिए, तो बैंक भी बना डाला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी इन्होंने। लोक सेवा आयोग भी बना दिया। 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था भी बना दी इन्होंने। और इन्होंने सूची भी बनाई, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। वो प्रांतों को स्वायत्तता भी दे दी इसमें। तो कितनी सारी चीज़ें इसमें की गई थी। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद एक अधिनियम और आया था लास्ट में, जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, 1947। वो तो फिर उसमें तो आज़ादी हो गए थे हम। 20 फरवरी 1947 की बात है वो। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। द एंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नेंस। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी, आप जानो फिर क्या करना है। इस घोषणा पे मुस्लिम लीग को भैया बुरा लगा, उन्होंने आंदोलन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप भारत का विभाजन कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया। 3 जून को 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब आप टेंशन मत लो मुस्लिम लीग वाले, अगर आपको लगता है कि हमको संविधान स्वीकार नहीं करना तो मत करना, और किसी को भी लगता है, रियासतों को लगता है कि हमें स्वीकार नहीं करना तो मत करना। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा कर दी कि 1946 में जो सभी संविधान सभा बनी है, जो संविधान बना रही है, तो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 की बात है, वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया है। इसी योजना के तहत अपना भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो ये मुस्लिम लीग ने कहा ये तो अच्छी बात है यार, इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो फिर इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना और उसे बना के उसे लागू कर दिया गया। तो 1947 में जो अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना।
तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे कि इसने एक तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया, टोटली द एंड ऑफ कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन भी कर दिया। 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी दी गई। और इसने वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया कि अब हम वायसराय को भी ख़त्म करते हैं, आप जो भी पद बनाएंगे बना लेना। और उसके स्थान पे दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का इन्होंने सृजन कर दिया, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। और इसमें कहा गया कि जो दोनों डोमिनियन राज्य हैं भैया, भारत पाकिस्तान, अपनी अपनी संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाओ। तो संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते हैं, किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी, है ना। तो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियनों इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। मतलब 15 अगस्त के बाद अब कोई कानून ब्रिटिश वाला नहीं चलेगा। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। और 15 अगस्त 1947 को ही इन्होंने कहा कि भैया भारतीय रियासतों पर अब ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इन्होंने भारतीय रियासतों से कहा कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इतनी चीज़ें इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आई थी, है ना। इसने एक चीज़ और कि ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन जो ब्रिटिश शासक के नाम पे गवर्नर जनरल थे, वो किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जो कि आज अपने प्रेसिडेंट और राज्यपाल रहते हैं ना, उनको। यानी सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। मतलब जो राज्य की मंत्रिपरिषद कहेगी वही करते थे, आज भी करते हैं। और इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। पंद्रह अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती नहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समझ सकती हैं 2 नए स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1940 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मतलब 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसे ही संविधान मान लिया, ऐसे ही संसद मान लिया गया। तो ये हमने देखा भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, कानून कैसे बने। तो धीरे धीरे आधे कानून तो मतलब मैक्सिमम तो अंग्रेज़ों वाली ही व्यवस्था हैं, सारी चीज़ें तो अंग्रेज़ों की हैं। हमारी संस्थाओं भी अंग्रेज़ों की हैं, हमारे कानून भी अंग्रेज़ों के, हमारे संविधान भी मैक्सिमम उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें इसी तरह की अन्य नॉलेज जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।